जीजी को भी गांव में ही गौरव की शादी करनी जरूरी है क्या? याद है ना पिछली बार जब रेखा की शादी के लिए वहां गए थे तो क्या हुआ था? उनके गांव में ऐसी शक्तियों का साया है और एक बार मैं वो सब भुगत चुकी हूँ। दोबारा मुझ में वहां जाने की हिम्मत नहीं है। शांत हो जाओ निर्मला, जरूरी थोड़ी है कि एक बार तुम्हारे साथ जो हुआ वो फिर से हो। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं पंडित जी से हम तीनों के लिए रक्षा सूत्र बनवा लूंगा, कुछ नहीं होगा हमें। लेकिन प्लीज निर्मला, मैं जीजी का इकलौता भाई हूँ और अपने परिवार के साथ अपने भांजे की शादी में नहीं गया तो हमारा रिश्ता खामखा उनसे खराब हो जाएगा। और वैसे भी ये वहां की आखिरी शादी है, इसके बाद हमें वहां जाने की जरूरत भी नहीं। निर्मला गांव में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रिश्तों के बंधन की वजह से उसे हाँ करनी पड़ी। अगली शाम वो लोग 4 बजे की ट्रेन पकड़कर गांव के लिए निकल गए और लगभग 8:30 बजे तक वो वहां पहुंच गए। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। गौरी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्हें सामने देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई। क्या हुआ जीजी, हमें देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई आप? अरे नहीं वेद, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम रात के इस पहर घर आए तो। लेकिन तुम कुएं वाले रास्ते से तो नहीं आए हो ना? नहीं जीजी, उस रास्ते से आने की तो हम सोच भी नहीं सकते, हम दूसरी तरफ से आए हैं। गौरी उन्हें घर के अंदर लेकर गई, मगर वो लोग किस कुएं के बारे में क्या बातें कर रहे हैं वो वेद की बेटी प्रत्युषा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें आज से पहले ऐसी कोई बात अपने घर वालों के मुंह से नहीं सुनी थी। रात को सब खाना खाकर कमरे में सोने के लिए चले गए। प्रत्युषा अपनी कजिन रेखा के साथ कमरे में लेटी हुई थी। तभी प्रत्युषा ने उससे वही कुएं के रास्ते वाली बात के बारे में पूछा। बताओ ना दीदी, ऐसा क्या है वहाँ जो उस रास्ते से जाने से सब इतना डरते हैं? जिस गली जाना नहीं उसके बारे में बात क्यों करनी है? बहुत रात हो गई है, सो जाओ। सुबह मेहमान आने वाले हैं तो उठकर बहुत काम करना है। गुड नाइट। गुड नाइट। रेखा ने भले ही इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रत्युषा के मन में बार बार वही बात घूम रही थी। अगले दिन घर में काफी सारे मेहमान आए। उनका पूरा दिन इसी में निकल गया। तभी शाम को रेखा को याद आया कि वो दूसरे गांव के टेलर से अपना लहंगा लेकर ही नहीं आई है। घर के सब लोग काम में लगे थे, इसलिए रेखा प्रत्युषा को लेकर घर से निकल गई। लेकिन दूसरे गांव जाकर वापस आते आते उन्हें वहीं पर रात के 8 बज गए। एक तो पहले ही हमें यहाँ इतनी देर हो गई है, ऊपर से कोई रिक्शा, बस, ऑटो कुछ नहीं मिल रहा। लगता है आज तो पैदल ही घर जाना पड़ेगा। वो वहां से पैदल घर के लिए निकले, मगर रास्ते पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया था। हे भगवान, घर जाने के लिए तो यही एक रास्ता है। अगर यहाँ से नहीं निकले तो घर कैसे पहुँचेंगे? देखिए, एक्सीडेंट का केस है और आप दूसरे रोड से निकल जाइए ना, वहाँ से भी आपके गांव का रास्ता आ जाएगा। चलिए ना दीदी, बहुत देर हो रही है, दूसरे रास्ते से चलते हैं। ये आज कैसी मुसीबत में फंस गए हम। दूसरा रास्ता खेतों से होकर गुजरता है और उस रास्ते से जाना मतलब उसे न्योता देना। क्या ये सब क्या बोल रही हो दीदी आप? कुछ नहीं, अब दूसरा कोई चारा नहीं है। भगवान का नाम लो और चलो वहीं से। रेखा प्रत्युषा को लेकर पीछे वाले रास्ते से निकल गई। कुछ देर बाद ही खेतों का रास्ता शुरू हो गया और वो रास्ता आते ही रेखा के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा गया। क्या हुआ दीदी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? रेखा ने प्रत्युषा को चुप रहने का इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर तेज कदमों से चलती हुई वहां से जल्द निकलने की कोशिश करने लगी। तभी प्रत्युषा के कानों में जमीन पर पड़े सूखे पत्तों के टूटने की आवाज सुनाई दी और उसे लगा जैसे बड़ी ही धीमी आवाज में किसी औरत ने पीछे से उसका नाम पुकारा हो। प्रत्युषा, प्रत्युषा। वो आवाज सुनकर प्रत्युषा को लगा शायद उनके पीछे उनकी कोई जानकार भी आ रही है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया, मगर पीछे कोई भी नहीं था। बस खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं वहां नजर आ रहा था। प्रत्युषा रेखा के साथ आगे बढ़ गई। तभी उसे लगा जैसे कोई चलता हुआ उनके पीछे ही आ रहा है। उसने फिर से अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो उसे लगा कि कुएं के पास कोई औरत खड़ी है और
लगातार उसे ही घूर रही है। इस बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए उसने रेखा के हाथ को कसकर भींच लिया और तेज कदमों से चलती हुई वो दोनों सीधी घर पर आकर रुकी। मगर घर पहुंचते ही सब उन पर बरस पड़े। तेरा दिमाग तो ठीक है रेखा, इतनी रात गए तू प्रत्यूषा को लेकर दूसरे गांव गई थी। सब कुछ पता होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है तू? और तुम्हारा रक्षा सूत्र कहाँ है प्रत्यूषा? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिना रक्षा सूत्र पहने ही यहाँ घर से बाहर मत निकलना। तुम चिंता मत करो निर्मला, मैं अभी के अभी इन दोनों की नजर उतार देती हूँ। गौरी ने अपने हाथ में 2 नींबू और कुछ सूखी लाल मिर्च ली और उन दोनों के सर से एक एक बार वार कर उन्हें अलग अलग जला दिया। रेखा के सर से वारे नींबू और मिर्ची से तो बहुत तेज गंध उठी, लेकिन गौरी ने प्रत्यूषा के सर से जो नींबू मिर्ची वारे थे उनसे ना तो कोई गंध उठी और ना घर में कोई धुआं उठा। हे भगवान, प्रत्यूषा पर तो किसी की बहुत बुरी नजर है। ये क्या हो गया? घर के मंदिर में दिया जला दो, घर में कोई भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर निर्मला पूरी तरह डर गई और प्रत्यूषा को कमरे में ले जाकर अपना सामान पैक करने लगी। गौरी ने घर के मंदिर में जाकर दीपक जलाया, मगर अगले ही पल उस दीपक की लौ बुझ गई। गौरी ने फिर से दिया जलाने की कोशिश की, मगर दिया फिर से बुझ गया। गौरी की आंखों में डर पसरा हुआ था, इसलिए उसने गांव के बाबा के पास फोन करके घर पर बंधन लगाने को कहा, मगर बाबा दूसरे गांव में एक पूजा करने के लिए गए हुए थे, इसलिए वो भी वहां पर नहीं आ पाए। तभी निर्मला प्रत्यूषा के साथ अपना बैग लेकर नीचे हॉल में आई। चलिए वेद, मैं अब एक और पल भी इस गांव में नहीं रुकूंगी। ऐसी गलती मत करो निर्मला, रात का समय है, बच्ची पर पहले ही बुरी नजर है। मैंने बाबा से बात की है, उन्होंने कहा है वो सुबह तक घर पर आकर घर पर बंधन कर देंगे और प्रत्यूषा को भी देख लेंगे। जैसे तैसे करके गौरी ने उन्हें रात को वहां पर रोक लिया। प्रत्यूषा आज निर्मला के साथ ही उसके कमरे में सो गई थी। रात के लगभग 2 बजे होंगे, तभी प्रत्यूषा को फिर से अपने कानों में उसी औरत की आवाज सुनाई दी। प्रत्यूषा, प्रत्यूषा, उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ प्रत्यूषा। उस आवाज को सुनकर प्रत्यूषा हड़बड़ा कर उठी। उसका शरीर पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। तभी उसे कमरे की खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनते ही उसकी आंखें एक जगह ठहर गईं। वो बिस्तर से उठी और जाकर उसने खिड़की को खोल दिया। उसने जैसे ही नीचे देखा तो एड़ी जितने लंबे बालों वाली कोई औरत वहां खड़ी हुई थी और उसकी तरफ देखकर ही मुस्कुराए जा रही थी। उसका पूरा शरीर गहरे घावों से भरा था और चेहरे का मांस फटकर नीचे की ओर लटक रहा था। तभी उसने प्रत्यूषा को नीचे आने का इशारा किया और बिना कुछ सोचे समझे प्रत्यूषा दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गई। आओ प्रत्यूषा, मेरे साथ आओ। अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अब तुम यहाँ पर कभी वापस नहीं आओगी। प्रत्यूषा बस एक टक उसे देखे जा रही थी। वो आगे बढ़ी और उसके साथ साथ प्रत्यूषा भी उसके पीछे चलने लगी और प्रत्यूषा उस औरत के साथ उसी कुएं के पास जाकर रुक गई। तभी वहां पास में हुए एक्सीडेंट की वजह से वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे एक पुलिस ऑफिसर की नजर प्रत्यूषा पर पड़ी। वो जल्दी से अपनी बाइक लेकर वहां गया। इतनी रात को तुम इस कुएं के पास क्या कर रही हो? समय देखा है, रात के 2 बज रहे हैं। मरने का इरादा है क्या? अरे तुमसे ही बात कर रहा हूं मैं। कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पुलिस वाले को उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जोर से सहलाया। तभी प्रत्यूषा अपनी सुध में वापस आई और खुद को उस कुएं के सामने देखकर वो जोर से चिल्लाई। मैं यहाँ पर कैसे आई? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हें देखकर तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। सच सच बताओ, इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आई थी तुम? खत्म करने वाली थी ना खुद को? क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई कैसे।
मैं तो अपनी माँ के साथ कमरे में सो रही थी, फिर खिड़की पर एक आवाज हुई और फिर मुझे कुछ याद नहीं। पुलिस वाले को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने उससे उसका एड्रेस पूछा और उसे घर ले गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो इतनी रात को प्रत्यूषा को उस पुलिस वाले के साथ देखकर वो हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने उन सबको पूरी बात बताई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जल्दी से प्रत्यूषा को अंदर लेकर गए, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रत्यूषा वहां पहुंची कैसे। मना किया था मैंने यहाँ पर आने के लिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए। देख रहे हो ना अब नतीजा। मैं बोल देती हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो किसी को माफ नहीं करूंगी मैं। निर्मला रोते हुए प्रत्यूषा को लेकर अंदर चली गई। उसने प्रत्यूषा को अपने पास सुलाया। तभी थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि प्रत्यूषा सामने आईने में देख रही है और उसकी नजरें मानो एक जगह ठहर गई हैं। वो अचानक से पीछे की तरफ पलटी और निर्मला की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरह से मुस्कुराई। तू भले ही 7 साल पहले मुझसे बचकर यहाँ से चली गई थी, लेकिन तेरी बेटी को मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब ये जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ। नहीं, तू वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। वेद, जीजी, रेखा, जल्दी से यहाँ पर आइए। देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो गया है। निर्मला की चीख सुनकर वो सभी जल्दी से कमरे के अंदर दौड़कर आए। प्रत्यूषा ने निर्मला को जोर से धक्का मारा और रेंगती हुई किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ गई। ये सब कैसे हो सकता है प्रत्यूषा के साथ? तुम लोग तो खेत वाले रास्ते से भी नहीं आए थे वेद, तो ये सब कैसे हो सकता है? तभी गौरी का ध्यान रेखा की तरफ गया। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो जरूर उनसे कुछ छुपा रही है। तू हमसे कुछ छिपा रही है क्या रेखा? सच सच बता, कुछ हुआ है क्या? माफ कर दो माँ, लेकिन शाम को एक्सीडेंट की वजह से गांव तक आने का रास्ता बंद था, तो मैं और प्रत्यूषा खेत वाले रास्ते से ही घर आए थे। शायद उसी वजह से ये सब हुआ। ये बात सुनकर सबकी सांसें अटक गई। तभी प्रत्यूषा दीवार पर रेंगती हुई जोर जोर से हंसने लगी और अपने नाखूनों से जोर जोर से दीवार को खरोंचने लगी। उसके नाखूनों से खून बहता हुआ उसके पूरे हाथों पर फैलकर फर्श पर टपकने लगा। उसकी हालत देखकर निर्मला और वेद की जान उनके हलक में अटक गई। तभी प्रत्यूषा अचानक से नीचे की तरफ कूदी और फर्श पर रेंग रहे कीड़े मकोड़ों को किसी कैंडी की तरह चबाकर खा गई। प्रत्यूषा, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? प्रत्यूषा, अब ये तेरी बेटी नहीं है, अब इसके शरीर पर मेरा अधिकार है और अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रत्यूषा जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती हुई गई और घर से बाहर निकल गई। मगर जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, उसके पैर जलने लगे। उसने सामने देखा तो तांत्रिक बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए घर के चारों तरफ बंधन लगा रहे थे। मेरे रास्ते से हट जा तांत्रिक, तू इस तरह मेरे मार्ग के बीच में नहीं आ सकता। तुझे पिछली बार भी चेताया था मैंने कि अगर अगली बार तूने ऐसा कुछ भी किया तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। वादा किया था तूने कि फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन तूने अपना वचन तोड़ा है और इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा जोखनी। बाबा ने अपने 2 शिष्यों को इशारा किया। उन्होंने कसकर प्रत्यूषा को पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालने लगे। घर के बाहर बनी बंधन रेखा के बाहर कदम रखते ही प्रत्यूषा भयानक आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो उसे खींचते हुए खेतों के उसी रास्ते से उसी कुएं के सामने ले गए। पिछली बार मैंने तुझ पर यकीन करके तेरी मिन्नतें सुन ली थी जोखनी, लेकिन आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। नहीं तांत्रिक, नहीं। तांत्रिक बाबा और उनके दोनों शिष्यों ने जल्दी से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। तांत्रिक बाबा ने वहां अपना आसन लगाया और वहां अग्नि जलाकर उसके सामने एक गोल घेरा बनाकर प्रत्यूषा को उसके बीचों बीच बैठा दिया। उस घेरे के अंदर बैठते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने एक लकड़ी का डब्बा खोला और यज्ञ की थोड़ी सी राख को उसके भीतर डाला और उस राख को उन्होंने प्रत्यूषा के माथे पर भी लगा दिया। तभी प्रत्यूषा जोर जोर से कांपने लगी और
उस कुएं के भीतर भी एक अजीब सी हलचल हुई। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए उस सारी राख को प्रत्यूषा पर उंडेल दिया और एक भयानक चीख के साथ एक काला धुआं उसके सर से बाहर निकला। तभी बाबा ने उस काले धुएं को उस लकड़ी के टप्पे के अंदर कैद करके उसी कुएं में फेंक दिया और जमीन पर गिरी हुई राख और अपने झोले से कुछ सामग्री निकालकर कुएं के अंदर डालकर उसमें आग लगा दी। जैसे ही कुएं ने आग पकड़ी, वहां किसी औरत की चीख की आवाजें गूंज उठी और उस कुएं के अंदर जोर से हलचल होने लगी। लेकिन कुछ देर के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और प्रत्यूषा भी बेसुध होकर वहां गिर पड़ी। जोखनी इंसान और प्रेतों की योनि के बीच फंसी एक आत्मा होती है जो बहुत उग्र हो चुकी होती है और हर समय वो बस एक नए शिकार की तलाश में उसका इंतजार करती रहती है। अगर आप भी कभी किसी ऐसे पुराने कुएं के पास से गुजरो तो सावधान रहना, कहीं जोखनी वहां पर आपका इंतजार ना कर रही हो।